हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 जनवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पुलिकट लेक को आपको जाकर के सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था मुला पेरियार डैम से रिलेटेड, काफी ज्यादा न्यूज में है। न्यूज में रहने के बहुत सारे कारण ये है कि जो मुला पेरियार डैम जो सिचुएटेड है वो केरला स्टेट में है। यहाँ पर केरला स्टेट में जो पेरियार रिवर फ्लो होती है, जिसको केरला की एक लाइफलाइन या लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में नाम जाना जाता है, वहां पर मुला पेरियार डैम सिचुएटेड है। लेकिन इसकी जो पावर है, इसकी जो अथॉरिटी की जो पावर है वो तमिलनाडु स्टेट के बीच में है। इसीलिए इन दोनों स्टेट के बीच में इस डैम को लेकर के कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। वैसे प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन कंप्लीट हुआ उसमें डैम सेफ्टी बिल को लाया गया, जिसके बेसिस पर भी उस डैम सेफ्टी बिल का अपोज किया जा रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो पावर है वो स्टेट्स के पास ही रहनी चाहिए। क्योंकि कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे डैम हैं जो अदर स्टेट में सिचुएटेड है, लेकिन उनकी जो पावर है वो तमिलनाडु के पास में है। तो तमिलनाडु को लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करेगी तो बहुत सारी जो पावर्स है वो उनको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से तमिलनाडु जो एक तरीके से एरिड रीजन है, जहां पर इजीली जो इरिगेशन वाटर को वो अवेल कर पाते हैं, वो उनको अवेल नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका अपोज किया जा रहा है। और उसी वजह से और इन दोनों स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट की वजह से मुला पेरियार डैम जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में है। आजकल आप जब न्यूज़पेपर रीड करते हो तो इस डैम से रिलेटेड काफी ज्यादा न्यूज देख रहे होगे। नेक्स्ट, अब अगर हम इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वो यहाँ पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अभी हमें पता है कि हमारे इंडिया के 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पर यूपी से रिलेटेड है कि यूपी के जो सीएम है प्रेजेंट टाइम में योगी आदित्यनाथ जी, वो गोरखपुर से ही अपनी सीट पर से ही चुनाव लड़ेंगे। अदर सीट्स के लिए उन्होंने कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर किए हैं। अदर जो पार्टीज हैं उन्होंने भी अपने कैंडिडेट्स के नेम डिक्लेयर किए हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि यूपी में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो आर्टिकल है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अभी इंडिया की जो टेस्ट टीम है उसके कैप्टन है विराट कोहली। विराट कोहली ने अपनी स्पोर्ट्स से स्टेपिंग डाउन कर दिया है, ये न्यूज़ है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हरिद्वार में अभी एक रिलीजन असेंबली हुई थी, जिसको लेकर के बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। बहुत सारी एफआईआर रजिस्टर हुई है। ये जो पर्सन जिन्होंने वहाँ पर स्पीच दिए थे, जिनके बेसिस पर यह माना जाता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट हो सकती थी जिससे हमारी सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए वो हेट स्पीच में काउंट होते हैं। हेट स्पीच की अगर हम बात करें तो हेट स्पीच के लिए वैसे देखो कोई भी उनकी एक जो मतलब क्या डेफिनेशन, एक कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है कि इसके बेसिस पर आप ये मान सकते हो कि ये हेट स्पीच है। बस ये बोला जाता है कि अगर आपके वर्ड्स के थ्रू आपने कोई सेंटेंस दिया, आपने कोई एक्टिविटी की, आपने कोई साइन दिए, किसी भी तरीके से, या तो आपने इसको बोला या फिर कहीं पर राइट डाउन किया, इनकी वजह से अगर सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है दो पार्ट के बीच में, मान लो दो रिलीजन के बीच में, दो सेक्स के बीच में, दो कास्ट के बीच में, तो अगर डिसहार्मनी क्रिएट होती है आपके इन सारी वजहों की वजह से, तो उसको आप हेट स्पीच में काउंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर। चलिए, पेज नंबर 3 पर जो आर्टिकल है वो यहाँ पर दिल्ली जो सरकार है उससे रिलेटेड है। दिल्ली गवर्नमेंट जल्दी कोशिश कर रही है कि जो कैब, जो डिलीवरी फर्म्स हैं, वो जो भी अपने 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर यूज़ किए जाते हैं इस सेक्टर में, वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अपने आप को ट्रांसफ़र करें। इसके बेसिस पर यह माना जा रहा है कि 2023 तक लगभग 50% यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे दिल्ली में, जिसकी वजह से बहुत सारे जो पोल्यूशन के केसेज हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। हालांकि दिल्ली सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कोशिश की है कि आप जो भी एनसीआर रीजन में अदर स्टेट के जो पार्ट आते हैं उन सभी में भी ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपने यहाँ पर यूज करें।
हालांकि 2020 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हर 3 किलोमीटर के अंदर हम ऐसे चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे जहां पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इजीली चार्ज किया जा सके। तो अगर ये अच्छे से वर्क होता है तो हमारे दिल्ली में हम देखते हैं कि पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। अगर ये सब कुछ हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो वहाँ पर पोल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी इजीली हम गेन कर सकेंगे। तो इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 3 से भी रिलेट कर सकते हो, जहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से आप नए नए प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने की गवर्नमेंट हर तरीके से कोशिश कर रही है ताकि पोल्यूशन को हम कर्व कर सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो असोला भट्टी सेंचुरी को लेकर के है। ये जो असोला भट्टी जो सेंचुरी है वो यहाँ पर दिल्ली का जो एनसीआर वाला रीजन है वहीं पर सिचुएटेड है, और यहाँ पर कुछ एक तरीके से सेंसस कंडक्ट करवाने की कोशिश की गई। तो कैमराज के थ्रू 20 मैमल्स की यहाँ पर पिक्चर मिली है। इसके अलावा यहाँ पर हाइना और बहुत सारे ऐसे ये जो एरिया है वो मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स भी इस एरिया में आते हैं। तो इस माइग्रेटरी बर्ड्स के हिसाब से भी इस एरिया में बहुत सारी ऐसी इमेजेस मिली है कि अच्छा ये बर्ड्स भी यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। इस असोला भट्टी सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये जो असोला भट्टी सेंचुरी है वो एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के एंडिंग पॉइंट के रूप में सिचुएटेड है। मींस जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है वो सरिस्का नेशनल पार्क जो अलवर में सिचुएटेड है वहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाकर के इसका एंडिंग होता है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मतलब इजीली जो भी यहाँ पर मैमल्स हैं, जो भी यहाँ पर एनिमल्स हैं, वो इजीली यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सके। और उसके लास्ट वाले पार्ट में मेवात, फरीदाबाद और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा के, वहां पर यह असोला भट्टी सेंचुरी सिचुएटेड है। ओके, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि सांबर डियर और होग डियर भी यहाँ पर मिले हैं, जिनको IUCN इंटरनेशनल यूनियंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको डाल रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, सांबर डियर को और होग डियर को। इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पिक्चर देखिए, यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताया गया है। हमारा नेशनल आर्मी डे जो होता है 74th नेशनल आर्मी डे को सेलिब्रेट किया गया। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसको जॉइंट वेंचर है DRDO इंडिया का एंड NPOM रशिया का। इन्होंने दोनों ने मिलकर के इसको ब्रह्मोस को बनाया है। और सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक क्या होता है, देखो साउंड की स्पीड से ये जो मिसाइल हैं इनकी स्पीड को जब कंपेयर किया जाता है तो 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में बांटा जाता है। हालांकि और भी ज़्यादा कैटेगरी होती है, लेकिन सबसोनिक जब साउंड की स्पीड से कम स्पीड होती है, साउंड की स्पीड 1 मैक नंबर में साउंड की स्पीड को काउंट कर लिया गया, उससे कम जब स्पीड होती है तो उसको सबसोनिक मिसाइल। इस 1 मैक नंबर से ज़्यादा स्पीड होती है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। 1 मैक नंबर से ज़्यादा लेकिन 5 मैक नंबर से कम होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। और 5 मैक नंबर से ज़्यादा जिस मिसाइल की स्पीड होती है उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। इस तरीके से कैटेगराइज है इन मिसाइल्स को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सुपरसोनिक मिसाइल प्रीलिम्स में जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आता है वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल को देकर के 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, एक तो किसने इसको क्रिएट किया है, कौन सी कैटेगरी में आता है, ये सारी चीजें। ओके, और अभी फिलीपींस जो कंट्री है उसने भी एक तरीके से अपनी इच्छा व्यक्त की है कि वो जल्दी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। कुछ डील हुई है इंडिया और फिलीपींस के बीच में। फिलीपींस का जो है वो साउथ चाइना सी में काफ़ी ज़्यादा इशू है। साउथ चाइना सी में चाइना के साथ में कन्फ्लिक्ट है फिलीपींस का, क्योंकि साउथ चाइना सी जो एरिया है उसमें चाइना बहुत सारे आइलैंड्स के ऊपर अपना क्लेम करता है, दूसरी तरफ फिलीपींस अपना क्लेम करता है। तो फिलीपींस अपनी सिक्योरिटी के लिए ये ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाह रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखो दिल्ली सरकार ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था। प्रोग्राम का नाम था देश का मेंटोर। देश का मेंटोर जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को लेकर के नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कुछ रिकमेंडेशन दी है कि कुछ टाइम के लिए इस प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया जाए। हालांकि जो दिल्ली सरकार है उन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी है इस प्रोग्राम को बंद करवाना। लेकिन अब देखो इसको बंद करने का कारण क्या है, इसमें क्या था कि दिल्ली सरकार ने एक ऐप के थ्रू जो भी पर्सन 18 से 35 साल के पर्सन, जिसमें मैन वीमेन कोई सब सभी शामिल हैं, अगर वो मेंटोर बनना चाहते हैं तो उनको अपना एप्लीकेशन, अपनी सारी क्वालिफिकेशन सब कुछ रजिस्टर करवाना होगा। उसके बेसिस पर चुना जाएगा, कुछ बच्चे उनको दिए जाएंगे और उनका वो मेंटरशिप
प्रोग्राम चलाएंगे। अब ये एनपीसीआर ने ये प्रॉब्लम इसलिए उठाई है कि देखो प्रेजेंट टाइम में बच्चों के खिलाफ बहुत सारे केसेज बढ़ रहे हैं। अब ऑनलाइन आप मेंटोर ले रहे हो, उस मेंटोर के बेसिस पर उनको आप, जैसे आप बोल रहे हो कि जो गर्ल्स हैं अगर उनको चाहें तो उनको हम वीमेन ही मेंटोर प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि सेम सेक्स के साथ में जो हैरेसमेंट के केसेज हैं वो सामने नहीं आते। ये एनपीसीआर ने अपनी तरफ से बात रखी है। दूसरा आपने बोला है कि ऑनलाइन ही उनकी मेंटोरशिप होगी। अब ऐसा नहीं है कि फ़ोन कॉल के बेसिस पर जो हैरेसमेंट है वो नहीं हो पाता है, मतलब जो चिल्ड्रन के खिलाफ में जो केसेज हैं वो कम है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो केसेज जो हैं वो ज़्यादा हैं, इनके बेसिस पर इसको सस्पेंड किया गया है। ये कुछ बातें उन्होंने अपनी तरफ से रखी हैं। ओके, इसके अलावा एनपीसीआर ने ये भी बोला है कि देखो आप जो भी अपनी तरफ से प्रोसीजर अपना रहे हो कि किन किन को मेंटर बनाना है, उसका आपने कोई एक तरीके से उनकी जो एक ट्रेनिंग होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार ने बोला है कि देखो जिन भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उनके बेसिस पर हमने उनकी क्वालिफिकेशन को सबको चेक किया और फिर लगा कि हाँ इन लोगों को मेंटर बनाया जा सकता है, उन्हीं को बनाया गया। बहुत सारे फॉर्म ऐसे हैं जो रिजेक्ट भी हुए हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हमने सबको यहाँ पर मेंटर बना दिया चिल्ड्रन का। इसके अलावा चिल्ड्रन ने, जिन बच्चों ने अपनी फैमिली की कंसेंट लेकर के, फैमिली ने अप्रूवल दिया है, बच्चों ने अप्रूवल दिया है, ऐसा नहीं है सभी के ऊपर थोपा गया है कि नहीं आपको तो मेंटर दिया ही जाएगा। जिनको ज़रूरत है, जिनको लगता है कि हमें मेंटरशिप होना चाहिए, उन्हीं को ही मेंटर अवेलेबल करवाया गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देश का मेंटर एक करंट अफेयर्स के हिसाब से अवेयरनेस होनी चाहिए कि अच्छा ये क्या इशू है और किस तरीके से ये वर्क किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर देखो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ज़्यादातर न्यूज़ है यहाँ पर, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं 5 स्टेट्स में, तो हर जो स्टेट को लेकर के कौन सी जो पार्टी है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर और यहाँ पर श्रीलंका के मिनिस्टर मिस्टर राजपक्सा, बेसिल राजपक्सा, उनके बीच में कुछ डिस्कशन हुआ है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। क्रेडिट लाइंस को, मतलब हमें पता है कि श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो इंडिया को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ मनी वहाँ पर देने की कोशिश इंडिया कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखो, यहाँ पे सब उससे इलेक्शन से रिलेटेड है ज़्यादातर जो न्यूज़ हैं। एक सेकेंड, इकोनॉमी पेज पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है कि 16 जनवरी को, मतलब आज से ये डिसाइड किया गया है कि नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाएगा 16 जनवरी को। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो जो हमारे इंडिया में इंपॉर्टेंट स्टार्टअप हैं उन सभी के साथ में, उनके जो भी हेड है उनके साथ में डिस्कशन किया और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि स्टार्टअप जो है वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट की बैकबोन है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप होने चाहिए और स्टार्टअप के बेसिस पर बहुत सारे हम एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है वो प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सकता है। उन्होंने ये बोला कि जो स्टार्टअप जो होते हैं उनमें गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स हैं ताकि उनको एक तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को, और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है। फर्स्ट, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है या इनोवेशन प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट के प्रोसीजर में एक तरीके से ट्रैप ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ नया एक तरीके से प्रोसीजर स्टार्ट कर रही है ताकि इजीली जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया में एस्टेब्लिश हो सके। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को लेकर के या फिर जो भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो बननी चाहिए, जो इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए जो भी हमें ज़रूरत होगी वो सब कुछ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा यंग इनोवेटर्स और यंग एंटरप्राइजेज जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है ताकि हमारे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का जो माहौल है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, और जब ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा तो हमारे यहाँ पर इंडिया का डेवलपमेंट होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये इम्पोर्टेंट डे है। हम देख रहे हैं कि कुछ समय से जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी कोशिश कर रही है, हमारे छोटे छोटे जो कल्चर है उसको और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही है ताकि इंटीग्रिटी, डेवलपमेंट, ये सब कुछ जो है हम इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वर्ल्ड पीस पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रशिया और यूक्रेन इशू को लेकर के है। रशिया और यूक्रेन इशू को अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो
रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू है वो बॉर्डर इशू कुछ देखने को मिल रहा है। कारण क्या है, 2014 में रशिया ने यूक्रेन का एक पार्ट है क्रीमिया, उसको एनेक्स कर लिया था, जिसके बाद में इशू जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया। उससे पहले यूक्रेन के जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें एक तरीके से रशिया के प्रति एक तरीके से सिंपैथी थी वहाँ के लोगों में कि हाँ हम तो रशिया के ही पार्ट है, क्योंकि 1991 से पहले जो यूक्रेन एंड अदर कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़, वो एक तरीके से यूएसएसआर का पार्ट थे। लेकिन जैसे ही डिसइंटीग्रेट हुआ, ये छोटी छोटी कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई। और जो नाटो ग्रुप है उसको बनाया इसलिए गया था ताकि यूएसएसआर को काउंटर किया जा सके। लेकिन जैसे ही डिसइंटीग्रेट होता है यूएसएसआर, नाटो ऑर्गेनाइजेशन की जो पावर है, डोमिनेंस जो है वो भी कम होता दिखाई दिया। लेकिन 2014 में जब क्रीमिया को एनेक्स किया रशिया ने, उसके बाद में नाटो ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से रिवाइवल स्टेज में आया। और प्रेजेंट टाइम में यूएस और उसके नाटो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने थ्रेट देने की कोशिश की है कि अगर आप यूक्रेन के ऊपर अटैक करते हो, यूक्रेन को एक तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करते हो, तो हम ये मानेंगे कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऊपर अटैक हुआ है। रशिया ये चाहता है कि जो यूएसए है वो अपनी जो पर्सनल जो मोटिव्स हैं उनको उन पर काम करने के लिए या उनको अचीव करने के लिए यूक्रेन को नाटो ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेब्लिश करना चाहता है। क्योंकि यूएस जो है वो यूक्रेन के थ्रू रशिया के ऊपर नज़र बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि जो रशिया कंट्री है उसको एक तरीके से काउंटर करके रखा जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर टोंगा जो कंट्री है उसके बारे में, वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला है स्पेस में सैटेलाइट्स के थ्रू। ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है हिमावरी 8। ये जापान की वेदर सैटेलाइट है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और यहाँ पर ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर जो रीजनल एरिया में जो अदर कंट्रीज हैं उनको कुछ इशू हो सकते हैं। जो टोंगा कंट्री है उसके मैप को अगर हम व्यू करें तो टोंगा कंट्री पैसिफिक जो ओशियन है वहाँ पर सिचुएटेड है। छोटे छोटे आइलैंड्स के साथ में मिलकर के कंट्री बना है। लगभग 169 यहाँ पर इस टोंगा कंट्री में 169 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिसमें से 36 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन यहाँ पर स्टेब्लिश है, पॉपुलेशन हैबिटेट करती है। ओके, तो ये टोंगा कंट्री की जो लोकेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस का जो पार्ट है वहाँ पर एक तरीके से अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि इसकी वजह से सुनामी देखने को मिल सकता है। हमें पता है कि जो पैसिफिक ओशियन की जो रिज है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसकी वोल्केनिक इरप्शन को देख लीजिए या फिर वहाँ पर अर्थक्वेक जो इशू है इनको देख लीजिए। इसके बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पर जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है उसको हमने डिस्कशन किया है। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर एक आर्टिकल और है पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वो सारे जो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से वेल्दी पर्सन है या फिर रिच फॉरेनर्स हैं, जिसमें ज़्यादातर वो फोकस कर रहे हैं सिख कम्युनिटी के ऊपर। ठीक है, जो कनाडा और यूएस में रहते हैं उनको वो अपने यहाँ पर पाकिस्तान में परमानेंट रेजिडेंसी देंगे, ताकि इससे क्या होगा, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्टअप होगी। देखो, रिच पर्सन जब पाकिस्तान में आएंगे तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, और जब इन्वेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्टअप होगी। पाकिस्तान ये भी चाहता है कि जब से काबुल में तालिबान का रूल आया है तब से वहाँ पर बहुत सारे रिच फॉरेनर्स जो हैं, रिच पर्सन जो हैं, वहाँ से निकल करके अदर कंट्रीज़ में स्टेब्लिश हो रहे हैं। तो यहाँ पर टर्की में, मलेशिया में और ऐसी कंट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तान चाहता है कि इन सारे पर्सन को अपने यहाँ पर बेनिफिशियल प्रोवाइड करेंगे तो ये लोग यहाँ पर आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सिख कम्युनिटी के लोग जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे करतारपुर कॉरिडोर जो बना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कनेक्टिविटी देने के लिए, तो उस करतारपुर कॉरिडोर वाली रिलीजियस साइट से वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान जब उनको कुछ बेनिफिट देगा तभी तो वो लोग आएंगे ना, और इससे इनडायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है पाकिस्तान से रिलेटेड। तो ये हमने इंडियन एक्सप्रेस को डिस्कशन किया। अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।